बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से क्रिकेट का ये मेला जारी है और आज इसका 26वां मैच खेला जा रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, और इस पर हम तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और ये ट्रांसमिशन हम रोज़ाना आपकी खिदमत में लेकर आते हैं और हमारे साथ दोनों हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, आज दोनों से हम सवालात ख़तरनाक किस्म के करेंगे, क्योंकि जब भी मैं टेलीनॉर 4G या दीगर चीज़ें एक फ्लो में पढ़ता हूँ, ये दोनों जो हैं ये हमेशा दाद देते हैं और वो उससे थोड़ी सी हौसला अफजाई तो होती है, लेकिन अटेंशन भी थोड़ी सी डाइवर्ट हो सकती है। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम हम लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड यूनुस खान मौजूद है। यूनुस खान ने एक तवील अरसा क्रिकेट की दुनिया में गुजारा है। 2000 से लेकर 2017 तक 17 साल इन्होंने क्रिकेट खेली। उसमें 1-2 साल ऐसे थे कि जो इनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अरबाब इख्तियार थे वो नहीं चाहते थे कि यूनुस खेलें, वरना यूनुस और ज़्यादा वनडे और टेस्ट मैचेस खेल सकते थे। बहरहाल इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कारनामे सर अंजाम दिए, आज तक पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में कोई बैट्समैन 10,000 रन नहीं बना सका। ग्रेट जावेद मियांदाद के 8,832 रन हैं और यूनुस के 10,099 रन हैं। इनसे बात करेंगे और इनके साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। खुर्रम मंजूर तो अब क्रिकेट खेलने के साथ साथ एक मंझे हुए एक्सपर्ट का रूप इख्तियार करते जा रहे हैं। कल के शो में ये हमारे साथ थे, से 1-on-1 शो था और कल इन्होंने सारे तज्जिए जो किए और जितनी मेहनत करके आते हैं, लिख कर लेकर आते हैं, उससे लगता तो यही है कि अगर ये इम्तिहान में इतनी मेहनत कर लेते तो ये डॉक्टर खुर्रम मंजूर हो जाते। लेकिन ये क्रिकेट में चूँकि इनका पैशन है तो क्रिकेट में खुर्रम मंजूर अपनी राय का इजहार करते हैं और लोग यूनुस खान और खुर्रम की राय को बहुत सराहते हैं और कहते हैं कि आपके प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ आप क्रिकेट पर बात कर रहे हैं बजाय इसके कि इधर उधर जाने के। तो हम इन दोनों से गुफ्तगू के सिलसिले का तो आगाज़ करेंगे, लेकिन आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में छक्कों और चौकों की बरसात हुई, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 छक्के और 25 चौके जो थे, 24 चौके और 15 छक्के लगाए इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैनों ने। आज 2 सेंचुरियां स्कोर हुई। हसन नवाज जो गुज़िश्ता साल HBL PSL में इस्लामाबाद की टीम में शामिल थे, आज उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की और उनके साथ रायली रॉसो ने भी सेंचुरी स्कोर की। अब तक 29 सेंचुरियां इस HBL PSL में स्कोर हो चुकी हैं और इस साल ये स्कोर की जाने वाली 5वीं सेंचुरी थी जो इन दोनोों ने एक एक जो बनाई। 3 सेंचुरियां मोहम्मद रिजवान ने स्कोर की, साहबजादा फरहान ने 1 सेंचुरी बनाई और उसके अलावा 1 सेंचुरी और बनी। 3 सेंचुरियां बनी इस टूर्नामेंट में अब तक। जेम्स विंस ने सेंचुरी बनाई। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच ने आज जब बैटिंग करी थी कोयटा तो बैट्समैनों की जन्नत साबित हुई, लेकिन जब बैटिंग करने लगी इस्लामाबाद तो ऐसा लगता है कि बॉलर्स की जन्नत थी। इस पर बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं यूनुस खान की फरमाइश पर खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, कैसे देखते हैं जो रन्स आज धड़ाधड़ रन स्कोर हुए और ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कोई चीज़ ऊपर जाती है, पीक पर जाती है तो नीचे भी आती है। 5 मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीते और आज उसके बाद चौथा मैच तकरीबन हार चुके हैं वो। देखिए थोड़ा सा कड़वा लगेगा मगर सच ये है कि जब कुदरत आपको कुछ देरी होती है ना तो आपको मुंह नहीं फेरना चाहिए। आप पहले छठा मैच जीते, अपने कंफर्मेशन करते, फिर जो चेंजिंग्स करनी थी आपने मैसिव लेवल की चेंजिंग्स की, उसके बाद संभलने का मौका ही नहीं मिला। 7वें मैच में आपको शादाब का एक बोलते नहीं बैड लक हुई कि वो ड्यूरिंग द मैच अनफिट हो गया आपका कप्तान। फिर उसके बाद बैटिंग क्लिक नहीं हो रही, बॉलिंग में सब पिटना शुरू हुआ, फील्डिंग इतनी गंदी हो गई कि 2-2, 3-3 तक एवरेज कैच, सीधे सीधे कैच ड्रॉप हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एकदम से डाउनफॉल शुरू हुआ और वो अपनी वजह से हुआ। देखें कोयटा ढूंढ रही थी, आजम खान भी अंडर प्रेशर थे विकेट कीपर। देखिए सारी टीम नहीं, देखें आप आगा सलमान अली आगा की आज पहली दफा मैंने नर्वस बॉडी लैंग्वेज देखी। वो बड़ा पॉजिटिव लड़का है, मैं उसके साथ खेला हूँ, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, इंसान बड़ा जबरदस्त है, कैप्टन भी इंटेलिजेंट है, मगर आज उन पे क्लियर उनके फेस पे प्रेशर दिख रहा था। और कहीं ना कहीं जब इतने रन्स हो जाते हैं उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप किसी तरह टीम को उठा लें, क्योंकि वो 250 रन लगा हुआ था। हाँ। और हर ओवर में एटलीस्ट 2 बाउंड्री चाहिए थी, वो भी बड़ी। उसके बाद आप मैच में रहते तो विकेटें तो गिरेंगी और ये होना था। कहीं ना कहीं कोयटा की बैटिंग को दाद देनी पड़ेगी, स्पेशली जिस तरह रायली रोसो के आज जो हैंड स्पीड थी
उसकी जो हैंड स्पीड थी, कमाल हैंड स्पीड, उसने आती अटैक किया और फेयरलेस क्रिकेट खेली, उसने टिकने का मौका ही नहीं दिया कोई सा भी बॉलर हो। और रही से ही कसर हसन नवाज ने पूरी कर दी। हसन नवाज ने तो प्रॉपर बैटिंग की है। पहले वो सेटल हुए हैं, उसने शॉट्स गैप में खेले, उसके बाद जब उनका टाइम आया उन्होंने जोन में रह के मारा है, तो कमाल बैटिंग की है दोनों ने, तो मजा आया आज देखने में। ये हसन नवाज के देखें यूनुस, हसन नवाज पिछले मैच में उन्होंने मैच जितवाया अपनी टीम को, और आज जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। बिल्कुल। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, गुड इवनिंग। जबरदस्त इनिंग खेली हसन नवाज ने। अगर आपको याद हो, कोई 3 मैच पहले इन्होंने एक छोटी सी इनिंग खेली और उनकी एक फ़हीम अशरफ के साथ मेरे ख्याल से पार्टनरशिप हुई थी। बहुत अच्छा वहां से खेले और वो उनको समहाउ नंबर 4 खेलना पड़ गया उस इनिंग में। और अब हमने देखा कि बैक टू बैक 2-3 इनिंग्स में उन्होंने जो अपनी बैट्समैनशिप दिखाई है ना, बहुत जबरदस्त, बहुत मैच्योर लग रहे हैं। और जब मिडिल ऑर्डर में देखिए खेलना आसान नहीं होता, जब आपके पास जब आप चौथे, 5 या 6 ओवर के बाद आते हो बैटिंग करने, तो उस वक्त आप इनिंग को बिल्ड करना है और फिर नेक्स्ट गेयर में जाना है। जिस तरह आज वो खेले हैं, कहीं ऐसा कोई पैनिक बटन नजर नहीं आया, सिंगल डबल और बाउंड्री, और उसके बाद जब उनका वो फ्लो आ गया, तो जिस तरह उन्होंने उसको कैश किया और उनके अगेंस्ट बॉलिंग, हम आज ये बात कह सकते अच्छी हैं बॉलिंग थी कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉलिंग उनके खिलाफ थी, वेस्ट इंडीज के थे जी, दुनिया की जो टॉप की बॉलिंग थी उनके खिलाफ ये से परफॉर्म करना। और कहीं उनको ऐसा नहीं लगा कोई थके हुए हों, सिंगल डबल लेने में प्रॉब्लम हो रहे हों। अच्छा, ये भी नहीं था कि जैसे हमने न्यूजीलैंड में जब इनकी बैटिंग देखी थी, तो वो सिर्फ ये था कि बस बैट्समैन था और शॉट खेलने हैं और लेग स्टंप की तरफ शॉट खेलने। आज हमने देखा उन्होंने दोनों तरफ खेला, और जब हम 360 की बात कर रहे थे ना, आज लगा कि और 360 किस तरह कन्वेंशन अंदाज में 360। आप रायली रसूल की बात कर लें, वो तो आटे टास्क पे थे। वो पहले बॉल से आए, उन्होंने पहला बॉल जो आगे जाके मिडल किया, वहां से ऑफ स्टंप से बाहर जाके क्रीज का यूज किया, बाहर आए, और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ शॉट्स आजमाए, बीट भी होते रहे, लेकिन उन्होंने वो जो मोमेंटम ही बॉलर्स का सेट नहीं होने दिया। लेकिन हसन नवाज की जो इनिंग है, वो हम इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको सराह रहे हैं, जब यंगस्टर आपका इस तरह की इनिंग खेलते हैं और खासतौर से बहुत सारे डबल सिंगल हो, फिर और बाउंड्रीज हो, और फिर जब आपके पास एक मौका हो कि आप उसको कैश कर सकें, तो उन्होंने कैश किया। बहुत जबरदस्त इनिंग उनकी। जितनी भी वो बात करते हैं ना कि जो उनकी स्किल पे बात करें, तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि एक जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मटेरियल, वो आज उनके नजर आया। खुर्रम, कैसे देखते हैं हसन नवाज चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए? पिछले मैच में भी जिस तरह यूनुस कह रहे थे, बेसिकली इज एन ओपनर, और उसने जो सेंचुरी बनाई थी ईडन पार्क ऑकलैंड में 44 गेंदों पर एज एन ओपनर बनाई थी, वहाँ लोग कह रहे थे ग्राउंड छोटा था, वहाँ हिटें लग रही थी, लेकिन जो गुज़िश्ता मैच गद्दाफी स्टेडियम में जितवाया इन्होंने जिस अंदाज से, और फिर आज के मैच में जो बैटिंग की, समझते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मैच्योर हो रहे हैं, और फिर सर विवियन रिचर्ड्स का वहाँ होना ये भी एक रोल प्ले कर रहा है उनके लिए। देखिए, उस बंदे की सेलिब्रेशन देख के ना एनर्जी आती है, क्या खुश हो रहे थे वो हर शॉट पे, जैसे वेस्ट इंडीज की टीम जैसे वो खुद खेलने गए हो, अभी आउट होके आए हो, तो सेलिब्रेट हर बाउंड्री को, वो बाहर आ रहा है सबसे पहले उसको क्लैप करना, ताली, ये वो मेन जो चीज है ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे ना। अच्छा कर रहे हैं तब भी उसमें कीड़े निकल रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो है कीड़े। तो अच्छा कर ही रहे हैं ना, कोयटा ने जैसे नहीं, आपने जो सवाल किया ना हसन नवाज के लिए जो बोला जा रहा था, देखें जब उससे परफॉर्म नहीं हुई तब बात हुई उसकी बैटिंग टेक्निक पे, बैटिंग का तरीकेकार पे, उस पे क्रिटिसाइज नहीं हुआ। नया लड़का है, एकदम से आके नहीं होगा। 5 इनिंग्स में 3-0 थे उसके न्यूजीलैंड के और उसने सेंचुरी की, और कहीं ना कहीं जिस तरह यूनुस भाई ने कहा ना, उस टाइम भी उनका मोमेंटम ज्यादा मिड ऑफ टुवर्ड बिटवीन मिड विकेट, इसके बीच में हिटिंग जोन था, फिर एजेस भी लगे हो। मगर जिस तरह की उसने आखिरी 3 मैचेस में बैटिंग की अभी पीएसएल में, देखिए लड़का स्टेप बाय स्टेप ग्रूम कर रहा है, सीख रहा है, तो ये अप्रिशिएट करना है। जब उसने गलत किया उसको समझाने के लिए बोला भी गया, मगर अभी जरूरी है इस लड़के को बैक करना। सवाल एक उठता है इस इनिंग्स में, क्या नहीं, देखिए सवाल ये उठता है कि अब वो सिलेक्ट होता है, पहली बात तो होगा, तो वो किस नंबर पे खेलेगा? क्यों? रिजवान और बाबर भी तो अब बाबर नीचे आ गया ना। रिजवान की बात नहीं हो रही, बात हो रही है 4 नंबर पे। देखें ऑनेस्टली बात की जाए ना, T20 में जगह नहीं बनती, मुझसे अगर पूछे रिजवान और बाबर की जो पहले ड्रॉप हुए थे न्यूजीलैंड में। जी, ऑनेस्टली बात की जाए विद रिस्पेक्ट, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, मगर मुझे ऐसा लगता है मगर अभी 4 नंबर पे इसने परफॉर्म किया है। ठीक है, अब ये पाकिस्तान टीम में किस नंबर पे खेलेगा? यूनुस आप बताएंगे ये किस नंबर पर खेलेगा, और क्या रिजवान और बाबर की इस कंडीशन में जब कई यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जगह बनती है?
जिद्दोजहद तो कर रहे हैं। रिजवान टॉप स्कोरर है, एज एन ओपनर टॉप स्कोरर है। क्या देखते हैं? देखिए बात असल में ये कि हम मोहम्मद रिजवान की बात करें या बाबर आजम की बात करें तो ऐसी इनिंग उनकी कहीं हमें नजर नहीं आई मिडिल ऑर्डर में। अगर आप देखें तो अगर हसन नवाज की बात करें एज ए ओपनर खेलते हैं, वो एक ओपनर बैटर हैं लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में खेले। इसी तरह हमने एक और बैटर की बात की, 2-3 इनिंग्स उन्होंने भी बहुत जबरदस्त, इरफान खान नियाजी, हमने उनको भी देखा मिडिल ऑर्डर का प्लेयर उनको भी हमने देखा वो लो ऑर्डर थे लेकिन अब वो मिडिल ऑर्डर के बैटर बनते जा रहे हैं। उसकी वजह है कि देखिए लो ऑर्डर में ये कि आप जाएं 3 ओवर में जाके बस शॉट्स खेलते रहें, जो कि हम समद की बात कर रहे हैं कि समद को अभी भी उसी रोल में, इससे पहले इफ्तिखार थे, उससे पहले इवन नवाज को भी यही रोल दिया हुआ था। मेरे ख्याल से ये जो 2 बैटर्स हैं हमारे, हसन नवाज और इरफान खान नियाजी, इनको देखें लोअर ऑर्डर का बैटर नहीं बना है। देखिए लोअर ऑर्डर का बैटर आपके पास वो ऑलराउंडर तो हो सकता है लेकिन जेन्युइन जो बैटर होता है ना, जिसका सिर्फ जॉब है बैटिंग करना और अच्छी फील्डिंग करना, इन दोनों को हमने देखा, इन दोनों यंगस्टर को, इरफान खान नियाजी की बात करो, हसन नवाज की बात करो, ये फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, इनमें एनर्जी भी है और इनको हमने कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर का बैटर बनाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद रिजवान को कहाँ खेलना है और बाबर आजम को कहाँ। मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंसेज इन दोनों बैटर्स की, इनको हमने जाने नहीं देना है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है और 4-5 साल की अगर बात करें तो जो पाकिस्तान की T20 की क्रिकेट है, बैटिंग है, वो 2 बैटर्स के इर्द गिर्द घूमती थी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, 1 नंबर 3 खेलें, 5-6 नंबर खेलें, लेकिन आपको उनको भी अपना स्टाइल अब चेंज करना है। जैसे ये दोनों यंग बैटर खेल रहे हैं कि जहां सिंगल डबल है वहां सिंगल डबल है, जहां पे आपको सिर्फ 4 रन लेने तो 4, जब आपको छक्के मारने हैं तो आपको जैसे इरफान खान नियाजी और हसन नवाज ने करके दिखाया कि 2-3-4 ओवर में 60 रन हुए हैं। इसी तरह पिछले मैच में जब कराची किंग्स जीती है तो वो जो उनकी इरफान खान नियाजी की जो एक इनिंग थी, जब उन्होंने आखिरी 3 ओवर में कोई मेरे ख्याल से 50+ रन थे, कुछ 60 रन थे, उन्होंने चेस कर लिया। तो आपको एक ऐसा बैटर बनना है जो कि आपको हर फेज में खेलना आता हो। हसन नवाज की अच्छी ये बात है, अगर हम कंपेयर करें इरफान खान नियाजी से तो क्योंकि वो लोअर ऑर्डर से मिडिल में आए हैं, लेकिन इनका ये हमने ये देखा है कि ये बिल्कुल टॉप से मिडिल में आए हैं। तो और हमने देखा कि इनकी एडजस्टमेंट भी बड़ी अच्छी है और 2-3 इनिंग तो उन्होंने इतने मैच्योर खेले कि कोई वरी नहीं हो जाके सिंगल डबल करें और उसके बाद फिर नेक्स्ट गेयर में जा रहे हैं। तो ये एक अच्छे बैटर के साइन है। लेकिन खुरम, जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि बाबर को और रिजवान को अब मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए, वो दोनों तो इंसिस्ट कर रहे थे। जो कराची किंग्स के मालिक ने कहा कि बाबर तो कहते थे कि मैं ओपन करूंगा, फिर रिजवान, जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि मैं इनिंग्स ओपन करूंगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या अपनी मर्जी के मुताबिक ये दोनों ऊपर ही जाएंगे या फिर क्रिकेट बोर्ड को, कोच को, कप्तान को कोई डिसीजन लेना होगा इस हवाले से? देखें, रियलिस्टिक बात ये, स्टेप जब तक नहीं लेंगे बैटरमैन नहीं है। तसल्लियां देते रहे 6 साल से। दोनों की सर्विसेज तो है ना पाकिस्तान। सर्विसेज में इवेंट कितने जीते हैं मुझे आप बताएं। क्या मैं तो प्रैक्टिकली बात करता हूँ, 50 की एवरेज, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 3, ये मैटर नहीं करती। वर्ल्ड कप जीते, एशिया कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फाइनल में पहुंचे वर्ल्ड कप के। जीतना होता है, कप लेके आना। मैं ये नहीं बोल रहा ये बुरे प्लेयर हैं, मगर आपकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई है। अच्छा, कितने कितने ओपनर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते करते पीछे चले गए, मिडिल ऑर्डर बनने नहीं पड़ा। आप लोगों की वजह से नीचे लोअर ऑर्डर पे बैट्समैन सेक्रीफाई करके आने लगे, क्यों जी? अब ऊपर 150 का स्ट्राइक रेट वाला चाहिए। आप मुझे बताएं ना कितने प्लेयर। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अब वो जो बात कर रहे हैं यूनुस भाई, ये दोनों खेलेंगे नीचे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं यूनुस, आपकी क्या राय है इस सवाल? देखिए बात असल में अभी जो हमने आपने बात की ना कि किसने बात की कि ये ओपनिंग के बगैर जाना नहीं चाहते थे, किसने बात की? ये कराची किंग्स के मालिक ने, सलमान इकबाल। तो ये जो वो चले गए तब बात कर रहे हैं। नहीं, वो उस वक्त वो तैयार नहीं हुए, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। एक बात दरअसल में ये है, ये तो देखें, ये तो बहुत पुराना मंतक आ रही है कि वो जब चले जाते हैं तो फिर वो यूं करते, जब आप थे उसको एड्रेस करते ना, जब आपके पास थे, आपके कैप्टन थे, आप उनको कन्विंस करते और आप बोलते कि नहीं जी आप नंबर ओपनर नहीं जाए, नंबर 3 या नंबर 4 जाए। ये तो देखो, मैं अब यहाँ से उठ के चला जाऊंगा आपके शो में, फिर आप बाद में बोलेंगे यूनुस खान हमें बोलने नहीं देता, या मैं कहूँगा इकबाल मिर्जा इकबाल साहब मुझे बोलने, या खुर्रम मंजूर की। ये तो बात की बात है ना। अभी मुझे कोई भी आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो मैं ऑन एयर भी आपको बोल दूं। तो आप कहते हैं उनकी गलती थी, उन्होंने नहीं उनकी थी, उनको उस वक्त एड्रेस करना चाहिए था, उनको कन्विंस करना चाहिए था। लेकिन आप में इतने गर्ड्स होने चाहिए कि आप कन्विंस कर सको। अभी आप देखें ना कि अभी हमने जो ये सिनेरियो देखा, हम यह बार बार बात कर रहे हैं कि अभी अगर बाबर आजम नंबर 3 खेलने आए ना
तो हुए ना कन्विंस वो, चाहे वो खुद से उन्होंने रियलाइज किया, ठीक है। और बाद असल में मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, अगर आप नेशनल टीम से नहीं खेलोगे, 1-2 साल बाहर बैठोगे, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन टीम आपकी फर्स्ट है, आपकी नेशन फर्स्ट है, और उसके बाद आपने आपको मर्ज करें। लेकिन हसन नवाज ने भी तो मर्ज किया ना। आप शुरू की जब उनकी इनिंग्स देख ले 7, 8, 9 नंबर पे खेले, उसके बाद उनको जैसे एक इनिंग मिली उन्हें 30-35 रन किए, फिर अगली इनिंग मिली 40 रन किए, फिर अगली इनिंग में मैच जिता दिया, और आज उन्होंने 100 कर दिया। जो बड़ा बैटर होता है, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जो अच्छा प्लेयर होगा, उसके लिए नंबर्स मैटर नहीं करते। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि बाबर आजम जब उन्होंने क्रिकेट अपनी शुरू की है मिडिल ऑर्डर, ठीक है, मोहम्मद रिजवान ने जब शुरू की मिडिल ऑर्डर, ठीक है, तो बाद उनको एक चांस जरूर दें ये कि कल को ये ना हो जो हम यहाँ बैठ के बात करेंगे 50-50 रन की एवरेजेस है, उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। अगर वो अपना गेम को एनहांस नहीं करते तो फिर, और उस फेज के हिसाब से आपको मैच नहीं करते, तो फिर वो गेम ड्रॉप होते। मैं फिर कहता हूँ कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो टीम में होने चाहिए। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। अभी जो स्कोर है, 9 विकेटें गिर चुकी हैं, 126 रन 9 विकेटों के नुकसान पर, 264 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइनअप आज बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई है। धड़ाधड़ विकेटें गिरती रही हैं, और इस वक्त भी सूरत हाल यही है। 18वें ओवर का खेल जारी है, 2 ओवर और बाकी हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और क्रिकेट का ये मेला अब अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन हो चुका है। आज 26वां मैच है। 18 मई को इस HBL PSL का फाइनल खेला जाएगा, और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 2 एलिमिनेटर होंगे और फाइनल होगा। और उसके अलावा पिंडी में भी मैचेज और एक मैच मुल्तान में होना बाकी है। तो उस लिहाज से अब इख्तितामी मराइल में, और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई है। अब देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुस्तकबिल क्या होता है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस दबंग अंदाज से शुरू किया था कि 5 मैच जीते, और माइक हेसन को सब लोग कह रहे थे कि ज़बरदस्त किस्म के कोच हैं। अब या तो उनकी कोचिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है, या फिर खिलाड़ी जो हैं वो खुद एतमादी का शिकार हो गए। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आज खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ने जो 4 मई तारीख दी थी कोचिंग के लिए दरख्वास्त देने की, उस तारीख में जो है वो मिसबाउल हक ने भी अप्लाई कर दिया है, अब्दुल रज़ाक का नाम भी आ रहा है, और उसके अलावा सकलैन मुश्ताक तो थे ही पहले भी रेस में शामिल, माइक हेसन का नाम भी आ रहा है। अब यूनुस खान ने अप्लाई किया है नहीं किया ये हमसे पूछेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और अभी सिलेक्शन कमेटी टीम का ऐलान भी करेगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन माइक हेसन की जो परफॉर्मेंस है कि 5 मैचेस जीते और फिर 4 मैच हार गए, तो उस परफॉर्मेंस की बेसिस पर, क्योंकि एक लॉबीज, मुख्तलिफ लॉबीज काम करती हैं, और हेसन के लिए भी कोई ना कोई लॉबी जरूर काम कर रही है, सब लोग समझते हैं। खुर्रम, क्या देखते हैं आप, कोच बन जाएगा, कौन बनेगा? यूनुस से इसलिए नहीं पूछ रहा कि ये अगर खुद इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, आप बताएं कौन कोच होना चाहिए? बनना चाहिए। जब अफगानिस्तान हमारे इतने बड़े नाम को कर रही है हायर, ये नहीं कि साथ बैठे या मेरे बड़े, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, मेरे को बटरिंग का शौक नहीं है, सब जानते हैं। जब हमारे पास खुद हमारा इतने बड़े नाम है, इतना एक्सपीरियंस है, तो लोग कहते हैं यस सर नहीं है ना, ये फिर सुनेंगे। देखें, थोड़ा तो कड़वा बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। तो देखें, थोड़ा कड़वा है कि सर सलूट मारेगा नहीं, देखें थोड़ा कड़वा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर कोई इस तरह का बंदा आता है ना, तो थोड़ा कड़वा बर्दाश्त करना पड़ता है, अगर बेटरमेंट चाहते हैं। हाँ, आजूरी करते रहे तो इससे हाल अगले साल क्वालिफाई में बैठे होंगे, जैसे पहुंच गए थे। इस बार दोबारा रेस में आ गए 2019 को हटाने के बाद, वो क्रिकेट कमेटी में थे। थोड़ा कड़वा लगेगा, शायद वो मुझसे नाराज भी हो जाए। असल में काम वहीं से शुरू हुआ, सरफराज को उन्होंने हटाया था ना 2019 में। अच्छा खासा चल रहा था सेटअप, वर्ल्ड नंबर 1 थे, 11 सीरीजें फलाना ये वो, एकदम से हटे, और उसके बाद अभी तक स्ट्रगलिंग फेस में है। बीच में क्वालिफाई राउंड तक पहुंच गए थे, और यही हाल रहा ना, तो अगले साल क्वालिफाई खेल ली पाकिस्तान टीम। यूनुस, कैसे देखते हैं आप अभी जो माइक हेसन की परफॉर्मेंस है? हम लोगों ने सबने बड़ा जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए जब 5 मैच जीते, कि प्लानिंग बड़ी जबरदस्त है। फिर खुर्रम मंजूर ने कहा कि इतनी सारी चेंजेस की, इतनी सारी तब्दीलियां उन्होंने, 6 प्लेयर कम कर दिए, क्या खुद एतमादी, ओवर कॉन्फिडेंस, और उसकी वजह से क्या हुआ कि टीम का कबाड़ा हो गया, चौथा मैच हारने जा रही है।
देखिए इकबाल भी वो 4 मई तो निकल गया जो डेडलाइन थी, तो मैं अप्लाई नहीं कर सका। अभी सोच रहा था कि मैं अप्लाई करूँ, आज आपसे मेरी बात हो रही थी कि मैंने जब सबने किया तो मैं भी अप्लाई कर दूं, लेकिन वो डेडलाइन चली गई है। लेकिन क्या पाकिस्तान में सब मैंने अप्लाई नहीं किया अभी तक। बैक डेट में भी हो सकता है पाकिस्तान में, बैकडोर से आ जाएगा। अब तो ऑन ईयर चला गया, मैंने अभी तक नहीं किया। बैक डेट में जाऊंगा तो फिर तो एक्सपोज ही हो जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं कि यूनुस खान जो है ना वो सलूट नहीं मारते। ये देखिए सलूट तो मैं अभी ऑन ईयर सलूट मार रहा हूँ। चले 2020 में भी जब कोविड थी, आप पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कंसल्टेंट थे जब इंग्लैंड के दौरे पर गए। देखिए एक तो समझना है कि जिस वक्त जब मुश्किल पड़ती है ना, तो मैंने तो हमेशा इस कौम के लिए, इस टीम के लिए मैं मौजूद रहा हूँ। जब कोविड में मुझे रिक्वेस्ट की गई थी उस वक्त कि भाई देखें अभी कोविड में जा रहे हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो आप जैसे प्लेयर्स का होना टीम के साथ हो ज़रूरी है। बगैर कोई कॉन्ट्रैक्ट में क्या अमाउंट थी क्या नहीं था, मैं बगैर उसके चला गया था। मैंने कोई ऐसी बार्गेनिंग भी नहीं की। मैंने कहा जी अभी तो पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है, कोविड में पता नहीं क्या है कैसा है, मैं चला गया। उसके बाद जब शान मसूद ने टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की, हैदर अली ने डेब्यू में 50 किए, कोशिश की। देखिए कोचेस का तो देखिए सिर्फ मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोचेस का रोल नहीं होता, रोल होता भी है, रोल नहीं भी होता। देखिए कोचेस को जो है, जितने भी कोचेस हैं उनको अच्छा सर्व करना है। वो कुछ आपको सिखा नहीं सकते, आपको कुछ ले नहीं सकते, वो आपके अच्छे हेल्पर बन सकते हैं। तो जहाँ तक आप माइक हेसन की बात कर रहे हैं, तो मैंने ही सबसे पहले ये बात की थी। लॉबीज़ की तो मैंने ही शुरू की थी कि इस वक्त देखें हमें ये लग रहा है कि वहाँ पे सलमान अली आगा भी मौजूद हैं, वहाँ पे शादाब खान भी मौजूद हैं, तो बाज़ वक़्त ये लॉबीज़ की बात होती है। अगर मैं उनकी जो उन्होंने जो डिसीजन लिए तो आपके सामने हैं। देखिए एंड्रे गॉस जो है वो पहले जब फॉर्म में नहीं था तो खिलाए जा रहे हैं, आज वो बेंच पे चले गए। और जबकि पिछले मैच में उनको 5-6 नंबर भिजवाया, तो वो तो और खुरम मंजूर ने यहाँ हमें बताया कि जिस दिन ये मैच खेलेंगे या खेला जीता, उसने फिर 1-2 मैच जिताए अकेले। तो मेरे ख्याल से देखिए बाद असल में इसमें देखिए इसका भी तो अमल दखल हो सकता है। नहीं हो सकता है। देखिए इस वक्त सबसे अच्छी टीम कौन सी लग रही है शेप में? क्वेटा। तो फिर उनके कोच कौन है उनके? मोइन खान को फिर कोच होना चाहिए पाकिस्तान का। अगर इस परफॉर्मेंस पे लेना है तो उनको तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आप? नहीं, क्राइटेरिया मैंने आपको उस दिन भी बहुत किया था, एक्सप्लेन किया था। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कहें जी अपने लोकल कोचेज़ अच्छे नहीं हैं या फॉरेन कोचेज़ ही होने चाहिए। देखिए ये आप ज़रूरी नहीं है कि दोनों कोचेज़ अच्छे हों या बुरे हों। आपको वो कोच चाहिए जो कि न्यूट्रल हो सबसे पहले, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का पता हो, उनके अपनी पसंद पे नहीं है कि मैं तो देखें जी मैं तो आता था तो मैं इस तरह करता था तो इस तरह होना चाहिए। नहीं, मॉडर्न एरा में जिस तरह की जो टेक्निक्स चल रही हैं, फिटनेस चल रही हैं, उससे अवेयर हो वो, उनको पता हो कि फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है। और उनके पास अच्छा ये भी बड़ा आसान है कि मैं आऊँगा तो मैं अपना ही पूरी एक टीम लेके आऊँगा, नहीं ऐसा भी ना हो। देखिए इंडियंस ने ये किया, जब उनके पास फॉरेन कोचेज आते थे तो उनके पास अपने ही कुछ लोग वो रखते थे। और आज उनके जो लोकल कोचेज हैं वो इतने बड़े हो चुके हैं, इतने उनके स्टैंडर्ड हो चुका है कि जो उनको जरूरत नहीं पड़ती। मेरे ख्याल से जो भी फॉरेन कोच आए उनको अपने कोचेज उनके साथ आइडेंटिफाई करें, वो कोचेज जो कि अच्छे कोच हैं, जो न्यूट्रल हैं, ताकि जब ये कोचेज ना हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। खुरम 109 रन से जीत गई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम, टॉप पे तो है, क्वालिफाई भी कर गई है। इमाद वसीम थोड़े बुझे नजर आए, इमाद वसीम ने आज 50 किए, हालांकि ये एक लूजिंग कॉज था। तो आप कैसे देखते हैं अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आखिरी मैच में उनके लिए अब सर्वाइवल की जंग शुरू हो चुकी है लगता है मुझे? सर विद रिस्पेक्ट, जिस तरह की इन्होंने आखिरी 4 गेम में क्रिकेट खेली है ना, खासतौर प्लेइंग 11 जो खिलाई है, ये खुद अपनी गलतियों से आ रहे हैं। किसी ने इनको फोर्स नहीं किया। भी इनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। कप्तान तो 7वें मैच में अनफिट हुआ है ना, 6-7वें में सिलसिला तो शुरू हो गया था। अब 5 चेंज कौन करता है? फील्डिंग एक दिन खराब होती है, 2 दिन, रोजाना फील्डिंग खराब होगी तो जीतेंगे। आज भी जो अगर यूरोसो का रन आउट कर लेते 250 होता, अगर ये सऊद शकील का कैच पकड़ लेते, उस टाइम 8 रन पे था या 7 रन पे था, होते मोमेंटम बना ना, 60 रन की पार्टनरशिप हुई है। छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसके बाद पहाड़ खड़ा होता है। तो आपने ये खुद, आप इस जगह खुद आए, फिर आप जब एक मैच हार गए, फिर आप वापस आते अपने प्ले लाइनअप सेट कर, आपने ऊपर से लेके नीचे तक रोजाना चेंज, 3 बैट्समैन चेंज, बॉलर चेंज, किसी को संभलने का मौका ही नहीं दे रहे। सही है, आप तजुर्बे कर रहे हैं, एक दिन कामयाबी मिल गई, 2 दिन, रोज थोड़ी मिलेगी, आप एक्सपोज हो गए। अभी इसी कोच की बात चल रही थी ना, अब क्या हुआ? ये कोच की मौजूदगी में हुआ है।
अगर कोई बोला ना कोच का कसूर नहीं है, 100% कोच का कसूर है। तो कोच के अलावा बाकी जो अगर यहाँ लोकल कोच होता मैं एग्री कर जाता आपसे कि उसको कन्वे कर लिया, ये नहीं मानते। उनका भी तो अमल दखल नहीं 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 नहीं, इनका जहाँ तक मैंने दो सुना लोग जो है उनका अमल दखल नहीं है, वो हसन चीमा होगा, ये मैं एग्री करता हूँ, होगा, इसमें मैं एग्री करता हूँ। उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बकायदा प्रॉपर डिस्कस होती है प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट को लेके, एवरेज को लेके। लेकिन हैसन तो न्यूजीलैंड का कोच रह चुका है, कैसे सरे तस्लीम कम करता है अगर वो इन्फ्लुएंस होता है? मैं यही तो हैरान हूँ, अगर ये उसकी मौजूदगी में हुई है ये चीज। आपने 5-5 चेंज किए, अपनी मर्जी से टीम खिला रहे हैं और वो हाँ मिला रहा तो हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है। अब उसको भुगतना भी तो पड़ेगा, नतीजा भुगत रहे हैं, अब ऐसे ही है। अब ये गलती करोगे तो आप टॉप 4 में नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा। और जिस तरह इनका आखिरी मैच पता है किससे, कराची किंग्स से। यूनुस कराची किंग्स से आखिरी मैच है इनका। इकबाल भाई, मैं इस पे आपको थोड़ा सा और आगे करता हूँ कि आप मुझे बैकडोर पे मुझे ऑफर करें कि मैं आपको जो है ना एक्सप्रेस न्यूज चैनल का स्पोर्ट्स का हेड बना रहा हूँ, आप मुझे ऑफर करें अभी और मुझसे कुछ भी खिलवा लें यहाँ पे आके। नहीं ऐसा नहीं, आप नहीं मैं आपकी बात कह रहा हूँ, पॉइंट समझे आप, पॉइंट समझना है आप। मैं आपको पॉइंट समझ रहा हूँ। आप कह रहे हो ना कि माइक हैसन क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप मुझे अभी ऑफर करें, फिर मुझे देखें। मुझे पता है कि मुझे कम से कम यहाँ से 50-60 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, और मैं और आप भी मेरे अंडर हो जाओगे, द ग्रेट मिर्जा इकबाल भी मेरे अंडर में हो जाएंगे, तो मुझे फिर जो बुलवाने बुलवा लें अभी। तो देखिए आपने अच्छा पॉइंट दिया, ये वो पॉइंट है जो कि आपको समझने हैं। हमने ये बात की थी पहले भी कि देखिए जब वहां पे हसन चीमा बैठे हुए हैं, रेहान में लोग बैठे हुए हैं, दूसरे बैठे हैं, तीसरे बैठे हैं, तो बाज़ आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब खान साहब जो है वो सेक्रीफाइस नहीं करते, सलूट नहीं मारते, तो अब हम क्या करें? हमारी ब्रॉटअप भी ऐसे हुआ है। देखिए आपने इदारे के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए, देखिए कहीं ना कहीं ठीक है कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, लेकिन वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होते कि मैं अपने पैकेज के लिए कॉम्प्रोमाइज करूं। अपनी वही वाली बात है कि जाती मफाद को उसके लिए कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और जो अभी हम यहाँ रोना रो रहे हैं ना, ओपनर नहीं है, मिडल ऑर्डर नहीं है, लोअर ऑर्डर, जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम लोग ही है ना। तो जब हम कॉम्प्रोमाइज ऐसे टाइम पे करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कम करें तो फिर जो है ना बहुत बेहतरी हो सकती है। चलें इस पर मजीद बात करेंगे। हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़े, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ब्रेक के बाद इनसे बात करेंगे, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन और सर्फ एक्सेल पेश करते हैं जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 109 रन से कामयाबी हासिल कर ली है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और टॉप पे चली गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। अब क्वालिफायर में 4 टीमें आना थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स क्वालिफाई कर गई। अब दिलचस्प सूरत हाल है, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, क्या इस्लामाबाद को अगर कराची हरा देती है तो फिर इस्लामाबाद का क्या होगा, इस पर बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू इट। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जोश जगा दे, जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हम बात कर रहे हैं HBL PSL के हवाले से। आज 26वां मैच खेला गया। तवक्को की जा रही थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का चूंकि ये होम ग्राउंड है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को टफ टाइम देगी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह से पीक किया है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जैसे वो मैचेस जीते और फिर उसके बाद उस सिलसिले को उन्होंने बरकरार रखा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीक किया, 5 मैचेस जीते और फिर उसके बाद अचानक नीचे की तरफ जा रही है। अब खुर्रम मंजूर ये बताओ मुझे सबसे पहले कि क्या सिचुएशन क्या देखते हैं आप इस वक्त? जो है 12 पॉइंट्स तो इनके पॉइंट्स तो बढ़ गए हैं ना। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के 13 पॉइंट्स हो गए, टॉप पर है। उसके बाद 10 पॉइंट्स हैं कराची किंग्स के, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10, लाहौर कलंदर्स के 9 और पेशावर ज़ल्मी के 8 हैं, भी उसके 2 मैच बाद। सर मैं आपको बता देता हूँ, कोयटा, कराची, ज़ल्मी, कलंदर 4। इस्लामाबाद को आप बाहर कर रहे हैं सर, और अगर इस्लामाबाद आखिरी मैच जीत गई, किस तरह जीत जाएगी? आपको लगता है जीत जाएगी? कुछ पता नहीं है ना। देखें सही है, क्रिकेट में होते हैं, मगर क्रिकेट भी तो वैसी खेले ना, अच्छी खेल लेते। हम ही बोल लेते हॉट फेवरेट टीम थी, सारा कॉम्बिनेशन खराब कर लिया, आज गोस को बाहर बैठा दिया। आप सोचें, आप और इनका नेट रन रेट भी माइनस में अभी तो मैच जीतने वाली कहानी है ना, अभी तो कहानी कुछ और हो गई। बताएं क्या कहेंगे आप इसको देखकर? बिल्कुल, देखें कराची किंग्स के अभी 8 मैच लिखे हुए यहाँ पे, 8 ही हुए, 8 हुए। जी जी जी, 2 मैचेस है कराची किंग्स के, 2 मैच बाकी हैं। कराची किंग्स के 2 मैच, इस्लामाबाद का 1 है और लाहौर का 1 है, और इनका मैच होना है इस्लामाबाद का कराची किंग्स से। कराची किंग्स से, ठीक है। अगर ये कराची किंग्स से जीतती है तो ये 12 पॉइंट पे चले जाते हैं। ठीक है। और कराची किंग्स
10 पे रहेगी फिर जी, और फिर आखिरी मैच जीते कराची किंग्स तो वो भी 12 पे चले जाएगी। इंटरेस्टिंग सिचुएशन। उसके बाद उसके लाहौर कलंदर्स के जो आखिरी मैच है वो है किसके साथ? आखिरी मैच किसके साथ है? पेशावर ज़ल्मी के साथ। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी से अगर वो जीतते हैं तो वो 11 पॉइंट्स पे पहुंच जाते। लाहौर वाले जरा मुश्किल में नहीं है इस वक्त क्योंकि 9 पॉइंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो है और पेशावर उनके लिए जीतना जरूरी है यूनुस। जी हाँ, उनके लिए जीतना जरूरी है और उनको जो वो जीते और वह जीतेंगे भी अच्छे उससे, लेकिन उनको उसमें नट रन का तो आएगा नहीं क्योंकि 11 पॉइंट्स में है वो जो एक मैच उनके बारिश की नजर हुआ है तो उसकी वजह से जो है कराची के जो 2 मैचेस हैं, एक मैच तो उनका पेशावर ज़ल्मी से और एक इस्लामाबाद यूनाइटेड से। मेरे ख्याल से कराची किंग्स की जो शेप आई हुई है वो ये दोनों टीम्स को नंबर 2 हो सकती है कराची किंग्स हराने के केपेबल है, बड़ी अच्छी पोजीशन में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी ऑलमोस्ट जो है वो तो बस चली गई है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी चाहेंगे कि वो अपना जो इनका विनिंग मोमेंटम है वो कहीं से बरकरार रखें। तो पेशावर ज़ल्मी क्योंकि बाबर आजम है तो हम सब इसलिए बार बार पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं बाबर आजम की वजह से कि वो आए तो क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जो है नेट रन रेट खुर्रम माइनस में है पेशावर ज़ल्मी का। आप जब जीतेंगे तो ऊपर भी तो जाएंगे, नेट रन रेट भी बेहतर। जैसे आज इस्लामाबाद का डाउन हो गया ना, 109 रन से फ्लक्चुएट हुए और मुझे देखें कराची किंग्स ने और जो ज़ल्मी ने आखिरी 3-3, 4-4 मैच खेले उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। वो अच्छी क्रिकेट खेल के पॉइंट टेबल पे ऊपर आए, फ्लूक में नहीं आए। सुल्तान का क्या होगा? आखिरी मैच खेलेगी, पार्टी स्पॉइल कर देगी। देखें जिसका भी मैच है ना वो सीधे अभी बताते हैं ज़ल्मी से मैच है, ज़ल्मी से मुल्तान का सीधे 2 पॉइंट है वो। तो मुझे उम्मीद है आप जो मेरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं सीधे 2 पॉइंट्स हैं। अभी आप आखिर में जब पॉइंट देखिए यही क्लिप चलाऊंगा आपको। देखिए मेरी क्लिप चला दें मगर मुझे ऐसा मैं इन लोग की क्रिकेट दिख रही है ना, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो बता दें। मैं तो मैच देखता हूं उसके बाद जो लग रहा होता है। देखिए इस्लामाबाद ने 5 मैच टॉप क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी, उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली थी। कॉम्बिनेशन एक था, कोई ज्यादा कीड़े नहीं निकाले। प्लेयर चेंज कर रहे हैं, बैट्समैन चेंज कर रहे हैं, बॉलर चेंज नहीं। शादाब खान की कमी महसूस हुई कि इस्लामाबाद? शादाब की मौजूदगी में ही पहला मैच हारे। पिछले साल तो टूर्नामेंट जीते थे ना। सही है मगर बहुत ज्यादा चेंजिंग्स, बहुत ज्यादा तजुर्बे वो आपको भारी पड़ ले, कॉस्टली पड़ गए ना आपको। शादाब खान नहीं है तो इसलिए हसन नवाज नंबर 4 बैटिंग कर रहे हैं, वरना शादाब 4 पे कहाँ रहे थे? 4 पे अब हमने ही बात शुरू की थी कि वो ऊपर क्यों आ रहे हैं, क्यों बैटिंग और हसन नवाज की बात कर रहा हूँ जी। नहीं, वो तो सर हाँ नहीं वो हैदर अली की बात कर रहे हैं। हैदर अली तो 7वें पे आया आज बैटिंग करने। आप एक बात समझे ना, तो हमने ये बात क्यों शादाब की वजह से हैदर अली बेचारे नीचे चले गए और आज देखिए वो अब उनसे कैच भी छूट रहे हैं, उनसे परफॉर्म भी नहीं हो रहा और वो अच्छी खासी 2-3 इनिंग खेलने के बाद वो हो गए। तो मेरे ख्याल से देखिए बात दरअसल में है कि जो हम बार बार एक बात करें, इवन अगर मैं सऊद शकील की भी बात कर लूँ तो वो भी आज भी उन्होंने स्टार्ट लिया लेकिन फिर क्या होता है जब वो आप उस फेज में खेलते हो तो आप फिर वो ऐसा, अगर मैं पूछूं इस वक्त खुर्रम से कि वो किस तरह के बैटर हैं, वो तो आउट ही नहीं होते। अगर आप 20 22 25 रन किए हो आपने 3-4 ओवर में तो उसके बाद क्या बनता है? ऐसे बैटर का क्या बनता है? 100 बनता है ना। क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि जब आप उस फेज में जाते हो तो फिर आप मजबूर हो जाते हो कि उस फेज की तरह खेलो। तो अगर आप शादाब खान की बात कर रहे हैं तो शादाब खान अगर होते तो वो भी तो एग्जैक्टली वही वाला मंत्रा था ना कि ऊपर जाए। नहीं भाई, आपने देखे जो अच्छा प्लेयर होता है ना, हसन नवाज अच्छा प्लेयर है ना, किसी भी नंबर पे खेले, 7-8 नंबर पे खेले, पाकिस्तान टीम में ओपनर में खेले। आज मिडिल ऑर्डर में जो 2-3-4 इनिंग खेली हैं वो अमेजिंग थे। उसके बाद 1-2 बैटर और हैं, 1-2 इवन 2 बॉल। मोहम्मद आमिर की बात कर लेते हैं, आज उन्होंने 2 ओवर में क्वालिटी है ना, जो 3 बैटर उन्होंने आउट किए, सेट बिल्कुल जो है ना सेट कर दिया ना उन्होंने। जो टॉप के बैटर्स थे पहले ओवर में आउट, दूसरे ओवर में आउट और फिर उसके बाद सलमान अली आगा को जैसे आउट किया उन्होंने। क्या वो सेलेक्ट हो सकते हैं पाकिस्तानी टीम में मोहम्मद आमिर? नहीं, वो तो आप खुद ही नहीं वो उस पे तो आप हाँ नहीं, अब उस पे हम डिबेट इसलिए नहीं करते, वो तो खुद ही नहीं चाहते ना। वो तो कह रहे हैं कि अगर मुझे आईपीएल और पीएसएल में अगर पहले आईपीएल में मौका मिला तो मैं फिर उधर चला जाऊंगा, पीएसएल में मौका मिला इधर। बात असल में ये है कि देखिए इसमें हमें किसी को कोई वो इसमें आड़ नहीं होनी चाहिए कि आईपीएल है या पीएसएल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। देखिए ये उनकी पर्सनल इनका एक डिसीजन है जिसको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जिस मुल्क ने उन्हें नाम दिया, तो अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेल रहे ना, खान से आने वाला नहीं, वो खेल ही नहीं रहे इकबाल भाई, वो खेल ही नहीं रहे, वो रिटायर हो चुके हैं, लीग क्रिकेट खेल कोई उनके इंटेंशंस नहीं है पाकिस्तान के लिए, उनकी अपनी चॉइस है। देखिए ये उन्होंने सेट किया है, उन्होंने चॉइस किया। अहमद वसीम ने भी रिटायरमेंट ले ली, किसी पे जबरदस्ती नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए अगर मैं
इंसाफ की कुर्सी पे बैठूं और मैं उस सिचुएशन में हूं या उस पोस्ट पे हूं जब मैं कुछ चेंज कर सकता हूं, तो मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे मेरे लिए क्या सूटेबल है, मुझे ये देखना है कि वही वाली बात है, इदारे के लिए क्या सूटेबल है, टीम के लिए क्या सूटेबल है, मुल्क के लिए क्या सूटेबल है, वो वाला डिसीजन करना है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे, ये कह रहे हैं कि इनकी नज़र में आउट है इस्लामाबाद की टीम, इनसे पूछेंगे कि अगर इस्लामाबाद आखिरी मैच जीत जाती है और रन्स बना लेती है फिर क्या होगा। इस्लामाबाद चूँकि ऐसी टीम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है पहले भी चैंपियन बन चुकी है, लास्ट ईयर भी चैंपियन थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस पर बात करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि मुल्तान सुल्तान क्यों नाकाम हुई, कि कई लड़के जो उसके जितवाने वाले थे, चाहे वो मोहम्मद अली हों, चाहे वो खुशदिल शाह हों, कई लड़के इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है उन्होंने मुल्तान सुल्तान ने खुद ही फारिग कर दिए, जिसका उन्हें खमियाजा उसामा मीर नहीं परफॉर्म कर सके। उनको उसामा मीर ने पिछली दफ़ा उधर से खेले थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़कों के नाम मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। ब्रेक ले रहे और ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चंद मिनट्स बाकी रह गए। अब हम जो बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल कि मुल्तान सुल्तान जो पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी नंबर पर है, क्या वजह है? उसने कई ऐसे खिलाड़ी जो लास्ट ईयर मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको उन्होंने इस मरतबा पिक नहीं किया या उनको रिलीज़ कर दिया। खुर्रम, ये वजह भी बनती है कि कॉम्बिनेशन बन गया था। मुल्तान सुल्तान 2021 की चैंपियन, 22, 23, 24 की फाइनलिस्ट, और अचानक क्या हो गया, 9वें नंबर पर आ गई, आखिरी नंबर पर आ गई। मुझे ऐसा लगा वो जो ट्रेड हुए हैं ना 2-3 प्लेयर स्पेशली, वहाँ पे ये कहीं ना कहीं इनकी खुशदिल शाह भी इनकी टीम में थे, इन्होंने इफ्तिखार को इस दफा यहाँ पे लेके आए स्पेशली। इफ्तिखार को उन्होंने ट्रेड किया, खुशदिल को छोड़ा, इफ्तिखार को कराची से ट्रेड किया, तो कहीं ना कहीं अब वो आपकी टीम में रेगुलर था खुशदिल लास्ट 2 ईयर से, और कहीं ना कहीं एक आध इनिंग वो इम्पैक्टफुल खेलता था। और खासतौर इस साल जिस तरह वो पाकिस्तान टीम में अभी न्यूजीलैंड टूर से करके आ रहा है, फिर यहाँ पे भी कराची की तरफ से वो विंस के साथ वही कंसिस्टेंट है। तो आप कहीं ना कहीं आप अपना कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब करते हैं ना, ये बेहतरी के लिए था मगर वो आपको कॉस्ट कर गया। फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा इनकी बॉलिंग में वो मिसिंग थी जो हर मैच में 2 विनर चाहिए। अच्छा, कोई एक बॉलिंग उठा के देख ले, 5 जो बॉलर खेलते थे वो स्ट्रगल करते। उसामा मीर की वो चीज मिसिंग थी जो चीज लास्ट ईयर थी, ना उस बॉल में उनके जिप था, ना बॉल गिर रहा था। फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा टीम में ना सिलेक्ट होना भी थोड़ा सा बंदे को गिराता है। यूनुस, आपकी क्या राय है कि अगर एक टीम इतना अच्छा 4 साल से परफॉर्म करती चली आ रही थी, एक दफा टूर्नामेंट जीती, 3 दफा फाइनल खेली, और अचानक वो आखिरी नंबर पर है, 6ठे नंबर पर? देखिए, आपको कहीं ना कहीं अपने प्लेयर्स को बैक करना होता है, सपोर्ट करना होता है एज अ लीडर, एज अ ग्रुप, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। हम रायली रूसो की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी शेप अभी थोड़ा सा शेप चेंज हुई है उनकी, लेकिन देखिए वो जब से आए हैं क्वेटा के साथ एक आधा सीजन की आगे पीछे हुए, क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने उनको जाने नहीं दिया, और आज की इनिंग देख लें। तो जब आप प्लेयर को लुक आफ्टर करते हो, उनके केयर करते हैं, तो प्लेयर्स भी फिर आपके लिए 100 नहीं बल्कि 200% देते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला जो पॉइंट है वो मुल्तान सुल्तान कहीं ना कहीं मिस कर गए। तो उनके जो उनको चाहिए, उनके लीडर्स को चाहिए, उनकी टीम को चाहिए कि वो प्लेयर जो आपके साथ आपकी वजह से बने हों, रेगुलर हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करें और उनको बैक करें जब उनको आपकी ज़रूरत हो। तो ये वजह है जिसकी वजह से वो मुल्तान सुल्तान बिल्कुल बॉटम पे है। लेकिन अब जो आप समझते हैं कि कोयटा का पिक सही था यूनुस, जो जिस तरह से कोयटा का कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है, आप समझते हैं कि कोयटा ने सही लड़कों को जो सेलेक्ट किया रखा, वरना पहले तजुर्बात कर रही थी कोयटा की टीम, फिर नीचे चली गई थी। देखिए, अगर मैं पहले के 3 मैच देखूं तो स्ट्रगल किया उन्होंने, बिग टाइम स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 1-2 बड़े अच्छे मूव किए कि उन्होंने राइट बॉलर्स का कॉम्बिनेशन बनाया, और उन्होंने फिर एक उनकी जो प्लानिंग नजर आई, स्ट्रेटजी नजर आई कि कौन से बॉलर किस फेज में बॉल करेंगे और किस बैटर के खिलाफ करेंगे। जैसे वो साइम अयूब को एक दफा उन्होंने आउट किया, और किससे किया, वो बॉलर जो एक ही कवर करा रहे थे, 2-2 करा रहे थे, वो पिट रहे थे, फहीम अशरफ। और फिर अगर अभी आप देखोगे उस चार्ट में, बॉलिंग चार्ट में, तो फहीम अशरफ टॉप पे नजर आ रहे हैं, और फिर उनकी तरफ से सऊद शकील की कैप्टनसी भी नजर आई। 2 के हम उनके अभी भी थोड़ा कहते हैं कि वो नहीं है, ओपनर नहीं है, वो अपने नंबर पे आए, वो फाइट करें, क्योंकि वो एक अच्छे प्लेयर हैं और अच्छे प्लेयर्स को फाइट करनी चाहिए, जहां वो खेलते हैं उसी नंबर
पे खेले, ठीक है। लेकिन चले वो अब उनके लिए, अब उनकी अपनी मर्जी है। वही वाली बात है कि जब कैप्टन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जो टीम को प्रॉब्लम है, तो फिर वो हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास कहीं ना कहीं जो आपको कॉम्बिनेशन होता है उसको बनाना होता है, और लेकिन प्लानिंग जरूरी है, स्ट्रेटेजी बना के रखे जो कि जो है ना उनकी कैटेगरीज की तरफ नजर आ रही है। अगर देखें जॉनसन चार्ल्स, अच्छा मुल्तान सुल्तान, इसके अलावा रीजा हेंड्रिक्स पिछले साल थे, उसके अलावा डेविड मिलर थे, तो डेविड मिलर तो चले आईपीएल खेल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो मुल्तान सुल्तान ने या तो उनका रिप्लेसमेंट सही नहीं लिया या फिर बॉसों को जाने दिया। ये भी एक फैक्टर हो सकता है ना उनकी मायूस को। देखें है, अगर आप देखें इनका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन शुरू से मिला, खासतौर जो इनको पहले मैच में धचका लगा, क्योंकि देखें एक मैच चाहिए होता है आपको ऐसा, आप 200-250 करके मैच हार जाएं और 234 करके उसके बाद संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहां से आपका कॉन्फिडेंस ऐसा शटर हुआ है, उठने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि देखें आप इनकी टीम देखें ना तो रिजवान के गिर्द घूमने वाली बनी थी। रिजवान ने सबसे ज्यादा 363 रन बनाए हुए हैं। देखें वो कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा था रिजवान पूरे ओवर खेलेगा तो अच्छा टोटल होगा, सारे उसके गिर्द खेलने वाले प्लेयर थे। कोई भी ऐसा नहीं था जिस तरह अब रायली रोसो है, सही है, अब चैपमैन है, अब हसन नवाज ने वो इमेज बना ली, फ़हीम अशरफ एंड में खेलते हैं, फिर वसीम जूनियर भी सही है, ये आमिर रेटिंग करता है, मतलब एक दिख रहा है मोमेंटम। ये नहीं कि आप वो अच्छा कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं चीज दिख रही है। अच्छा जो बाहर भी बैठे ना वो भी ऐसे नहीं है, शोएब मलिक बाहर बैठा है भाई, हाँ बिल्कुल, मतलब आप सोचे बॉक्सेस सारे टेके हैं। मेन जो चीज है ना आपकी ड्राफ्ट, मैंने आपको बताया था ना सबसे अच्छी जो ड्राफ्ट में पिक उठाई है ना सारी, वो कोयटा ने उठाई, उसके बाद इस्लामाबाद ने। इस्लामाबाद अपनी वजह से इस पोजीशन पे पहुंची। कोयटा का भी तो था ना एक बिस्मिल्लाह खान, कोयटा का प्लेयर होता है, उस बेचारे को नहीं खिलाया। और अभी अब ये एक और सुने, अब हसीबुल्लाह जो है ना वो बेंच पे, हालांकि इज अ गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड कीपर। अब आप सोचिए ना, आप जगह नहीं कंपटीशन हो ना कि ये बैठाएंगे तो ये खिलाएंगे, वहां पे प्लेयर भी जान मारता है कि मैं 19-20 हुआ ना बेंच पे बैठा हुआ, फौरन अंदर आएगा। ठीक है, आप सही कह रहे थे कि क्लोजिंग अब हमें करनी है, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। यूनुस खान, मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर, हम सबको इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।